नमस्कार किसान साथियों, मैं विनीता सोल एजुकेशन टीसीबीटी द्वारा आज हम आपके साथ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं भूमि उपचार के ऊपर एक सेशन। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंकज मंडा जी। पंकज मंडा जी जो है पंजाब से हैं और एक सफल किसान हैं जो टीसीबीटी अपने खेत पर अपना रहे हैं और काफ़ी किसानों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से ओमकार जी। ओमकार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज इस सेशन में पंकज मंडा जी हमें बताएंगे कि भूमि उपचार टीसीबीटी द्वारा किसी भी प्रकार की जो आप खेती करते हैं उसमें भूमि उपचार का क्या महत्व है और क्यों करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों के यही सवाल थे। तो पंकज जी, जैसे मैंने अभी कहा, किसानों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि भूमि उपचार पे हम बहुत ज़्यादा गौर फरमाते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको अगर क्रॉप लगाना है तो भूमि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप आज इस पे अपनी एक दृष्टिकोण डालेंगे कि भूमि उपचार का इतना बड़ा महत्व क्यों है? जी, नमस्कार सभी को। तो इसमें क्या है जी, जब हम जाते हैं खेती करने के लिए, केमिकल है भले ही ऑर्गेनिक है कोई भी, जी, सबसे बड़ा महत्व रहता है न्यूट्रिशन का। उसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन और ये चीज़ें कैसे काम करती है। इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरकनेक्ट रहती हैं, जैसे सॉइल है, सॉइल का स्ट्रक्चर है, फिर उसका पीएच है, इसी है, ये काफ़ी चीज़ें उसमें रहती है। उसी से एक जैसे आइडियल सॉइल बनती है और उसी के काफ़ी पैरामीटर बनाए हुए हैं कि उनसे उनको नापा जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमें जैविक खेती करनी है और उसमें सक्सेस होना है और उसी के अंदर हम बात करें टीसीबीटी की, तो टीसीबीटी का आधार ही भूमि उपचार है। और भूमि उपचार का महत्व ये है कि इसके अंदर जैसे गुरुजी बात करते हैं 108 तत्व की और पंचमहाभूत की, उनको बैलेंस करने के लिए भूमि उपचार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कि अगर आप भूमि उपचार नहीं करेंगे तो आपको पर्याप्त रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे आप अगर प्रोडक्ट से करना चाहते हैं या फिर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं, तो उसमें जैसे गुरुजी बताते हैं अणु और जीवाणु दोनों का महत्व। तो अगर आप फॉर्मूलाज कर रहे हैं, जैसे जीवाणु जल दे रहे हैं, जैव रसायन दे रहे हैं, और वहाँ पे आपके अणु नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपकी वो बायोलॉजी कभी भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिसके अंदर ये रहता है सबसे पहले कि अपने को यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जैसे हमने बात करी अणु और जीवाणु के बारे में, यहाँ ऐसे कई किसानों के आते हैं जिन्हें अणु और जीवाणु का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं। क्या आप इसे थोड़ा सा विस्तार से समझें? जी जी जरूर। जैसे अणु वो चीज़ है जो अपने लिए तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, ये सभी अणु हैं। जी, और जो जीवाणु वो है जैसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स, जो इनका दोनों का कनेक्शन ये है कि अगर अपनी मिट्टी में अणु है तो उसको डायरेक्ट पौधा नहीं ले सकता। उसको अगर अणु की हम भी बात करें तो हम भी डायरेक्ट, अपने को आयरन चाहिए लेकिन ले नहीं सकते, तो उसको एक फॉर्म है, उसको बदलना पड़ता है। जैसे हर एक चीज़ अलग फॉर्म में ली जाती है, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाया जाता है, वो काम करते हैं जीवाणु। उसमें अकेले जैसे आज के दिन बात करें तो अकेला बैक्टीरिया नहीं, उसके अंदर काफ़ी तरह के और माइक्रोब्स और ये सारे टोटल जुड़ के बनता है। जी, तो वो सभी जीवाणु के अंदर ही आते हैं। जो भी सूक्ष्म दुनिया है उसका ये पार्ट है। तो वो क्या करते हैं, जो भी अणु आपने दिया, कोई न्यूट्रिशन दिया, तो उसको पौधा तभी ले सकता है अगर उसके वहाँ पे सोल्यूबलाइज या अवेलेबल करने वाले जीवाणु हो। तो इन दोनों का कनेक्शन है, इनके बिना एक भी चीज़ संभव नहीं है। अगर अणु नहीं होगा तो जीवाणु नहीं काम कर सकता, और जीवाणु नहीं है तो अणु नहीं काम कर सकता। तो इन दोनों चीज़ों को बराबर लेके हमको चलना पड़ता है। जी, आपने जैसे कहा कि अणु और जीवाणु दोनों आवश्यक हैं, जी। ठीक है। दूसरा आपने जीवाणु और माइक्रोब्स की बात की, तो जीवाणु और माइक्रोब्स में क्या? जैसे माइक्रोब्स, और इनको आसान भाषा में बात करें तो जीवाणु ही माना जाता है। जीवाणु माइक्रोब्स का मतलब ये है, माइक्रोब्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फंगस भी ज़रूरी है, बैक्टीरिया भी ज़रूरी है, प्रोटोजोआ भी ज़रूरी है, उसके बाद नेमाटोड्स आ जाते हैं, उसके बाद जो है अमीबा, और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी अलग अलग स्टेज है। बहुत से माइक्रोब्स हैं जिनको माइक्रोब्स ही बोला जाता है, सूक्ष्म दुनिया मान लें हम। तो उसके अंदर जीवाणु जो हम शब्द लेते हैं, जीवाणु तो एक उनकी स्पीसीज है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बाद फंगस है, उसके बाद नेमाटोड्स है, ऐसे काफ़ी इनकी प्रजातियां आ जाती है जिन्हें सबको मिला के माइक्रोब्स बोला जाता है। तो अकेले जैसे बैक्टीरिया हम जिसमें बात करते हैं, सुडोमोनास, पीएसबी, ये सब जीवाणु है। और जैसे फंगस में हम बात करें तो जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण माइकोराइजा, ये एक फंगस है।
तो इसी तरह से नेमाटोड्स ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम फंगस की बात करें तो ये भी 3 टाइप की होगी। नेमाटोड आज के दिन जिसको लोग बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या मानते हैं फसलों में, जैसे फलदार पौधे हैं या सब्जियां हैं, उनमें ये जो है नेमाटोड्स भी 3 तरह के होते हैं। जैसे एक होते हैं जो वनस्पति को खाते हैं, एक हैं जो फंगस को खाएंगे, और एक हैं जो इन सभी के ऊपर सरवाइव करके चैन बनाएंगे इनको अवेलेबल वहाँ पे रहने के लिए लायक करने के लिए। तो ये सभी तरह की सारी फंगस भी नुकसान वाली नहीं है और सारे बैक्टीरिया भी फायदे वाले नहीं है। तो ये ऐसा एक सिस्टम है जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। और ये लगभग 1.5 लाख टाइप से ज़्यादा के माइक्रोब्स अगर हमें भूमि को जीवित करना है तो हमें वहाँ पे चाहिए। और उसी के लिए जो ये टीसीबीटी है ये काम कर रही है, उसकी व्यवस्था बनाना ही भूमि उपचार की प्रक्रिया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिसके अंदर मिट्टी डाल दिया और भूमि उपचार हो गया, तो इसके अंदर सभी फॉर्मूले और जो दिया गया है वो सब मिला के भूमि उपचार बनता है। आपका और जो भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप बताइए, नहीं मैं इसको चर्चा को डायरेक्ट चालू करूँगा। ये आजकल जो देखा गया है, लोगों ने कुछ जानकर कुछ अनजाने में जो अपने खेतों में इस्तेमाल किए हैं चीज़ें, जी। पीएच लेवल बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्टर्ब हो गया। जी 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 साथ ही साथ कार्बन बहुत कम होता है। जी जी अगर वो भूमि उपचार ना करें तो उसे रिजल्ट नहीं आता, जी जी और अगर वो करे तो उसमें कहीं ना कहीं एक असमंजस है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कितना करूं। जी। तो अगर आप इसे थोड़ा मैं बताता हूँ जी आपको। जो पीएच की बात है, पीएच अकेला जैसे हम बात करें कि जब तक पेस्टिसाइड्स और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इनका यूज़ नहीं हुआ तब तक पीएच नहीं बढ़ा था। जी अपना नॉर्मल पीएच था कि 6.5 से 7.2 तक, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग था। पीएच बढ़ता कैसे है कि जब हमने पहली बार मानिए डीएपी डाला, तो डीएपी क्या है कि उसके अंदर जो फास्फोरस है वो जब अवेलेबल होना शुरू करता है उसके बाद 30 दिन तक या 50 दिन तक इस सभी अलग, जैसे फास्फोरस की अलग अलग है, जैसे 12-32-16 आ जाता है, डीएपी आ जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट आ जाता है। तो इनका ऐसे है कि कोई 30 दिन तक अवेलेबल रहेगा, कोई 60 दिन तक रहेगा, कोई 90 दिन तक रहेगा। तो जैसे आपने आज डीएपी को डाला तो वो अगले 30 दिन तक पौधे को अवेलेबल रहेगा। उस समय तक जितना पौधे ने ले लिया वो उसके लिए सही है। उसके बाद उसकी हैबिट क्या है कि वो दूसरे तत्व जैसे जिंक है तो जिंक के साथ में मिलके ऐसी फॉर्म बना देगा कि जो कभी अवेलेबल नहीं हो सकता, ना तो फास्फोरस अवेलेबल होगा और ना ही वो जिंक। तो दूसरे जो तत्व अपने वहाँ पड़े हुए हैं उनके साथ रिएक्ट करके वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है। और उसके बाद जो अपने मिट्टी के जो पोर्स हैं उनके अंदर वो फिक्स अवस्था में जब जाते हैं तो हम आसान बात हम जैसे क्षार या नमक बन जाते हैं वो, तो उनसे अपना पीएच बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको दूसरी बात आपने कार्बन का सवाल रखा, कार्बन को ख़त्म करने में पेस्टिसाइड ये फर्टिलाइज़र जो केमिकल है इनको डालने से ज़्यादा किसान ने जो जुताई की जी उसने ज़्यादा नुकसान दिया है। जब भी हमें ये प्रैक्टिसेस बताई गई कि गर्मी के टाइम में भूमि को खोल के छोड़िए, जितनी ज़्यादा आप गहरी जुताई करेंगे उतना अच्छा होगा, तो उसमें हुआ क्या कि आपका कार्बन जो था वो टूट के उड़ गया है, अपने वातावरण में चला गया, जो कि हमारा 3% तक कार्बन था अगर हम बात करें 1980 तक, जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन और ये शुरू हुई थी उससे पहले तक। तो उस समय जब ये डालना शुरू हुआ, ये 2000 के अंदर ये आ गया था 2%, 2000 के बाद 1990 तक की 2% आ गया, 2000 में 1 आ गया और अब ये 0.25 0.35 पे रह गया है। और अगर ये यही प्रैक्टिसेस चलती रही तो ये आने वाले 10 से 12 साल के अंदर 0.1 पे आ जाएगा। उसके बाद हमें मिट्टी में ही हाइड्रोपोनिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ मिट्टी अपने को पौधा खड़ा करने के लिए जगह देगी, उसके अलावा न्यूट्रिशन आपको डेली देना पड़ेगा, पकड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ये हमने प्रैक्टिसेस की है बहुत ज़्यादा जुताई और ये इन्होंने हमारा नुकसान किया है। और आज के दिन हम बात करें कि पीएच को मेंटेन कैसे किया जाए, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें गुरुजी ने जैसे फॉर्मूला दिया है जैव रसायन, जो कि फल सब्जी जिसमें खट्टा मीठा कड़वा अलग अलग बनता है। तो जब वो क्या है कि वो बहुत ही एसिडिक है और उसके अंदर 1.5 लाख टाइप के माइक्रोब्स भी है, ठीक है। तो वो जब भी ज़मीन में जाते हैं तो आपके जो फिक्स पड़े हुए वहाँ पे मिनरल्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं
और जब वो टूट जाएंगे तो आपका पीएच कंट्रोल हो जाएगा, वो धीरे धीरे होता जाएगा। और जब वो अपने उसमें 1.5 लाख टाइप का जो माइक्रोब्स है वो भी अपनी प्रक्रिया करता रहेगा, वहाँ पे जो सॉइल के लिए कंडीशन चाहिए उनको वहाँ व्यवस्था बनाता रहेगा, तो उससे आपका पीएच धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि सारे फिक्स मिनरल्स टूट जाएंगे तो आपका पीएच कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कार्बन बढ़ाने की। तो कार्बन बढ़ाने के लिए आज के दिन हमें किसी ने नहीं बताया है कि कार्बन कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए सभी ने अलग अलग दवंद फैलाए कि आप कंपोस्ट खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए और उसके बाद हरी खाद कीजिए। हरी खाद वाला काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि कार्बन सही में होता क्या है और कैसे ये जाएगा। जो हम ऊपर से कोई भी चीज़ डालते हैं, अगर आप कंपोस्ट डालेंगे तो ये मानिए कि कंपोस्ट वाली धारणा को अगर हम समझने की कोशिश करें जी, तो कंपोस्ट जो भी है, जैसे अगर गोबर की हम बात करें तो उसमें 40% तक कार्बन हो सकता है, लेकिन जिन तरीकों से हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 3% तक वो अवेलेबल होता है, बाकी का लॉस हो जाता है। यानी कि जो किसान कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसकी भी जो विधि है जी हाँ, वो उसमें जैसे CN रेशो और काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनका भी मैं आपको चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल जैसे कार्बन वो डालेगा तो उसमें 3% तक कार्बन है। और अगर हम बात करें कि 1 फीट मिट्टी में ही हम 1% ही कार्बन करना चाहिए, तो आप देखिए कि 1 एकड़ की मिट्टी में 1 फीट की मिट्टी लेते हैं तो उसका कितना वेट होगा। और 3% कार्बन, अगर 1% कार्बन करना है तो कितना कंपोस्ट डालना पड़ेगा। अगर वो हम 10 पैसे के हिसाब से लगाएं तो भी संभव नहीं है। ठीक है। आज के दिन अगर कंपोस्ट की बात करें तो 2 रुपये कंपोस्ट का रेट माना जाता है, या घर की भी है तो वो उतनी संभव नहीं है कि हम 1 एकड़ का भी उससे कर पाएंगे। और उसके बाद जो कंपोस्ट में है कि CN रेशो और ये भी रहता है, ये किसी ने नहीं बताया। ये एक षड्यंत्र चलाया गया कि कंपोस्ट डालो, कार्बन बढ़ाओ, खेती हो जाएगी, कार्बन ठीक कर लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हालांकि कार्बन प्लांट का फूड है नहीं, राइट। कार्बन है बायोलॉजी का फूड, बैक्टीरिया और इनके रहने के लिए। और जब आप कार्बन के लिए कंपोस्ट डाल रहे हैं, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि 6% से कम नाइट्रोजन की अगर कंपोस्ट आप डालोगे तो उससे नुकसान होगा। और वो बनेगी कैसे, किसी ने नहीं बताया। कंपोस्टिंग के अलग अलग प्रोसेस दे दिए, जिसमें डीकम्पोजर्स दे दिए, या फिर किसी ने वो गड्ढे की विधि दे दी, नेटडेप विधि दे दी, अलग अलग दे दिए। वर्मी कंपोस्ट भी उसी के अंदर आता है। तो वो खाद जब कंपोस्ट अच्छे से हो गई तो वो आपके लिए फंगस पैदा नहीं करेगी, लेकिन वो आपका फ़ायदा करेगी या नुकसान, उस चीज़ का आपको भी पता नहीं है। 6% से कम नाइट्रोजन का अगर कंपोस्ट आपके खेत में जा रहा है तो वो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को घटाएगा, वहाँ पे पड़े हुए नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा। और वो जब उसमें नाइट्रोजन पूरा नहीं है, वो उसको कंज्यूम करने में जाएगा तो आपका जो कार्बन पड़ा हुआ है उसको बढ़ाने की जगह घटाने का प्रोसेस ही करेगा। और ये उदाहरण आप काफ़ी देख सकते हो कि जो बहुत समय से जैविक खेती कर रहे हैं और जिन्होंने जितना ज़्यादा गोबर डाला, उनका आज तक भी मानिए कि 1% कार्बन तक वो नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा खूब डाला है। और कार्बन जो है वो होता है, जैसे प्लांट्स है इनकी रूट से निकलता है एंजाइम ग्लोबुलिन, वो होता है असली कार्बन, वो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाएगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर आपकी प्रैक्टिस सही है, जुताई आप नहीं करते हो तो इसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद जिसमें आता है कि हम बोलते हैं कि हरी खाद करो। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज़ या बायो वेस्ट जो भी अपने फसल के रेजिड्यू है उनको डाल दीजिए, तो उसमें भी क्या है, जब वो डिकम्पोजिंग में जाते हैं तो कार्बन का लॉस होता है। जब वो धीरे धीरे कंपोस्ट होंगे, उनको नाइट्रोजन भी चाहिए कंपोस्ट होने के लिए। और तो वो एक तो कि हरी खाद को हमें किस स्टेज पे जुताई करना है, और दूसरा कि उसके पीछे और दूसरा क्या चीज़ है। जैसे आप हरी खाद कर रहे हो तो जैसे तिल की हरी खाद का गुरुजी बताते हैं, तिल की हरी खाद ज़्यादा काम क्यों कर रही है, क्योंकि उसके तने में और इनमें ज़्यादा फाइबर नहीं होता है और वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर कार्बन में अवेलेबल हो जाता है, जो जितना ज़्यादा धीरे टूटेगा। जैसे हम धान की पुआल की बात करें तो उसका CN रेशो इतना है कि उसको जब ज़मीन में मिला दिया आपने तो उसका नाइट्रोजन पूरा हो ही नहीं पाएगा जैविक खेती में, वहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आ जाएगी और वो धीरे धीरे जब तक टूटेगा तो उसमें से लगभग 99% कार्बन का वेस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो कार्बन नहीं बढ़ेगा। कार्बन जो है वो तभी बढ़ेगा अगर आपकी सोइल लाइव मल्च से कवर है, ठीक है। और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे और मॉइस्चर बना रहे।
तो कार्बन बढ़ सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स ये है, इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये काम करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तरह के जी आपके ज़मीन के ऊपर प्लांट्स हों जो आपकी मिट्टी को कवर करके रखें, ठीक है। और उनकी जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर बढ़ती रहे और वो अंदर ही रहे, उनको डिस्टर्ब हम ना कर सकें। तो जब भी वो अपने ऊपर से अगर बार बार जैसे कटेगी कोई चीज़ है आपके, जैसे कोई आपने कवर क्रॉप लगा दी, उसको आपने हार्वेस्ट किया, वो दोबारा बढ़ने के लिए क्या करेगा, ऊपर बढ़ने से पहले अपनी रूट्स को बढ़ाएगा। जी तो रूट्स बढ़ेगी तो उसमें से एक्सुडेट्स निकलेंगे जो ग्लोबुलिन्स है, जो असली कार्बन है। तो अगर कार्बन आपकी ज़मीन आपने कवर करके रखी है लाइव मल्च से, और उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा तरह के प्लांट्स हैं, तो बहुत जल्दी आपका कार्बन बढ़ जाएगा। उसके अंदर ये है कि हम बार बार मिट्टी को डिस्टर्ब ना करें, अपनी मिट्टी कवर रहे, लाइव मल्च से ही कवर रहे। ठीक है। अगर लाइव मल्च से नहीं हो रही है तो मिट्टी को बचाना है तो आप भले सूखी मल्च से ही कवर करिए, लेकिन वो कार्बन बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी। कार्बन तभी बढ़ सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा तरह के प्लांट्स और लाइव मल्च आपकी मिट्टी के ऊपर है। तो आप खरपतवार को खरपतवार मानना बंद कर दें, आसान भाषा में, कि आपकी फसल से जो नीचे रह रहा है उसको रहने दीजिए, वो आपके लिए कार्बन, एंजाइम्स, बहुत कुछ आपकी मिट्टी को देके जाएगा। और दूसरा, जो आज के दिन कॉम्पैक्शन हो रही है उसको भी ठीक करेगा। ठीक है। तो ये है कार्बन बढ़ाने की बात। और जब ये चीज़ें वहाँ पे काम करेंगी, कार्बन बढ़ेगा तो बायोलॉजी ज़्यादा काम करेगी, और जो चीज़ें आपके फिक्स पड़ी हुई है वो भी अवेलेबल होके वहाँ से आपके पीएच को कंट्रोल कर देगी। और पीएच कंट्रोल करने की भी मैं बात करूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि पीएच कोई एक कारण से कंट्रोल हो जाएगा। न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट होना वहाँ पे और बैलेंस होना भी पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन और इन चीज़ों की, तो उसमें लगभग हम बोलते हैं कि मिट्टी डालिए और उसके बाद हरी खाद कीजिए। तो उसका कारण यही है कि उसमें जब आपने मिट्टी डाल दी उसके बाद हरी खाद करेंगे तो वहाँ पे कार्बन और जो चीज़ें वहाँ चाहिए वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। जी जी, उनका ऐसे स्पेस पर जैसे टीसीबीटी में हमारा किसान जो आता है, गुरुजी बार बार कहते हैं कि भूमि उपचार करो, भूमि उपचार करोगे तो समस्याएं न्यूनतम हो जाएंगी, रोग न्यूनतम हो जाएंगे, पोषण भूमि का अच्छा हो जाएगा, कार्बन जैसे आपने बताया बढ़ेगा, पीएच ठीक होगा। तो भूमि उपचार का एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? भूमि उपचार में हमें क्या क्या अप्लाई करना है, तो वो कितनी मात्रा में अप्लाई करना है, उसका निर्णय हम कैसे करेंगे? जी जैसे मिट्टियाँ हम डलवाते हैं तो कौन सी मिट्टी कौन सी भूमि में कितनी डलेगी, या किसान को कैसे पता चले, जी है ना? और भूमि उपचार में मिट्टी जब हमने डाल दिया तो मिट्टी डालने से काम बन गया कि मिट्टी डालने के बाद कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जिसके बिना मिट्टी काम नहीं करेगी, जी तो वो आप हमें मैं बताता हूँ। जैसे मिट्टी डालनी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं। क्योंकि जैसे अपनी मिट्टी के अंदर काफ़ी, जैसे मैं अलग अलग मिट्टी का अलग अलग आपको बताता हूँ कि क्या महत्व है। जे अगर आज के दिन हम बात करें तो हमारी पूरे भारत में एक समस्या है सॉइल में कॉम्पैक्शन। मिट्टी कठोर हो गई है सब। हो जा हवा नहीं रही मिट्टी के अंदर। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज के दिन हमारी मिट्टी में कैल्शियम का लेवल घट गया है और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो गया है, और वही अपने लिए दिक्कत कर रहा है। अब ये कैल्शियम मैग्नीशियम कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम, उसका ठीक और गड़बड़ कैसे होती है वो बताता हूँ। कि अगर आप ये देखिए, जो अपनी मिट्टी है ये ऐसे प्लेट्स में होगी, इनके बीच में अगर ये ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई फिर तो हवा रहेगी नहीं। तो इसमें कोई चीज़ चाहिए जिससे इनमें स्पेस आए, वो पिलर बनेगा। वो पिलर न्यूट्रिशन का ही बनेगा आपकी मिट्टी के अंदर। तो उसको बनाने के लिए आज के दिन क्या है, कोई मिट्टी में सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम का बन रहा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है उस कंडीशन में मैग्नीशियम का बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ ही क्या है, घुलनशील है। जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा घुलनशील है। जिन मिट्टियों में सोडियम ज़्यादा है, आप एक पानी दोगे आपकी मिट्टी बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, उसमें आपकी फसल उसी समय कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी नहीं और माइक्रोब भी काम करेंगे नहीं। और जिस जगह पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी घुलनशील है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो 1-2 सिंचाई के बाद कॉम्पैक्शन में जाती है। और इसी तरह से अगर कैल्शियम वहाँ आ जाए, वो पिलर जो है वो कैल्शियम का बन जाए, तो आपकी मिट्टी वो घुलनशील नहीं होता है, और जो आपकी कैटायन आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो उसको ऑब्जॉर्व करती है सबसे ज़्यादा। अगर वहाँ पे कैल्शियम आ जाता है तो आप ये मानिए कि आपकी मिट्टी में कभी भी कॉम्पैक्शन नहीं आएगा।
वो स्पेस परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मानिए आपकी मिट्टी को बुलडोज़र से भी जमा देते हो और जैसे पानी दोगे तो कैल्शियम अपनी जगह पे आ जाएगा। तो उससे होगा क्या कि ये दबी तो कैल्शियम बाहर चला गया, और जैसे ही उसमें पानी लगेगा वो अपने आप वापस आ जाएगा, तो आपकी मिट्टी वापस फूल जाएगी, तो उसमें कभी कॉम्पैक्शन आएगी नहीं। तो ये रिप्लेस कैसे करता है, क्योंकि कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पे एसिडिक सॉइल है वहाँ पे लाइमस्टोन, और जो एल्कलाइन सॉइल है वहाँ पे जिप्सम। ज़्यादा एल्कलाइन सॉइल ही अपने हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सल्फर और कैल्शियम भरपूर होता है। जब आप मिट्टी के अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो सल्फर है वो सोडियम को और मैग्नीशियम को धीरे धीरे वहाँ से तोड़ के और नीचे लीच करवा देगा सब सॉइल के अंदर। तो उस जगह पे आपका कैल्शियम आ जाएगा, और कैल्शियम आने के बाद जो कॉम्पैक्शन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा भी जो कैल्शियम है वो अलग अलग तरह से बहुत काम ज़रूरी है अपनी मिट्टी के लिए। जैसे कोई भी फल है उसकी स्ट्रक्चर कैल्शियम से बनेगी। उसके बाद उसमें जो कैल्शियम, बोरोन और पोटास तीनों अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो इन तीनों का पौधे में संचार होगा। जैसे पोटास का काम क्या है, पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, कि कोई भी तत्व है उसको लेके जाएगा ऊपर नीचे। अगर पोटास वहाँ पे नहीं है तो आप जितना मर्जी डालो काम नहीं करेगा। पोटास काम कब करेगा, जब उसको वहाँ पे कैल्शियम अवेलेबल होगा और बोरोन होगा। तो ये तीनों चीज़ें जब होगी तो ही ये काम हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है सभी तत्व का वहाँ होना ज़रूरी है, कोई एक चीज़ वहाँ होने से नहीं होगा। इसी तरह से है कि अगर फास्फोरस आपने पौधे को देना है तो आपकी मिट्टी में फास्फोरस पड़ा भी हो तो भी पौधा नहीं ले पाएगा अगर वहाँ पे उसका 10वां भाग सल्फर नहीं है। तो ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। तो ये ज़रूरी है वहाँ पे कि आपको सभी चीज़ों का बैलेंस करना पड़ेगा। 108 के 108 तत्व चाहिए। और उसके बाद ऐसा भी है कि काफ़ी तत्व ऐसे हैं जो अगर ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मात्रा चाहिए होती है हमें हर जगह पे। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको कैल्शियम के लिए हम जिप्सम की बात करते हैं क्योंकि सारी मिट्टी ज़्यादा एल्कलाइन है, तो वहाँ पे हम कैल्शियम को डालेंगे। तो कैल्शियम का ये जो जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम का सबसे बड़ा महत्व हो गया कि कॉम्पैक्शन सबसे बड़ी समस्या है और उसको उसके बिना हम ठीक नहीं कर सकते। तो जिप्सम जो है वो तो सभी जगह पे अप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें आती हैं वो ज़रूरत के हिसाब से हो जाती है। जैसे अब बात की जाती है रॉक सॉइल की। रॉक सॉइल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फास्फोरस है, और फास्फोरस पौधे के शुरुआती समय में प्राइमरी न्यूट्रिशन में आता है। अगर वो नहीं होगा तो जड़ें नहीं बढ़ेंगी, तना भी नहीं बनेगा, फसल में दाना भी नहीं भरेगा, फल भी नहीं आएगा। तो ये फास्फोरस तो मेन हो गया, तो ये भी ज़रूरी है। और रॉक सॉइल के अंदर अकेला फास्फोरस और इनकी कहानी नहीं है। रॉक सॉइल भी आपकी कॉम्पैक्शन को ख़त्म करता है। उसके पीछे रीज़न है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और होती हैं, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है। उसके बाद इसके अंदर और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं साथ में। और दूसरा ये नेचुरल फॉर्म है। और सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट की हम बात करते हैं, तो जब ये अप्लाई होता है तो वो ये डीएपी के बराबर हम बात करें तो इसकी 4 गुना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है। उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे अगर आपके डीएपी को आपने यूज़ करना है तो उसके लिए कंडीशन है कि आपका पीएच न्यूट्रल हो, यानी कि 6.5 या 7 तक हो, और जो आपका कार्बन है वो 0.5 से 1 के बीच में हो या 1 हो। अब ये कंडीशन होगी तो डीएपी का फास्फोरस 18% सोल्यूबलाइज होगा। तो अगर 18% की आप बात करोगे तो 100 किलो डीएपी से आपको लगभग 9.5 किलो के करीब फास्फोरस मिलेगा, क्योंकि 46% होता है उसमें बैग में जी। तो उसमें से 18% ही अवेलेबल होगा, तो 100 किलो में से 18% का मतलब हुआ 9.5 किलो के लगभग, 9 से 9.5 किलो के लगभग। तो उसके बाद जैसे हम बात करेंगे सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट, तो इसमें 22% तक की फास्फोरस होती है, जिसमें से 14% तक अवेलेबल फॉर्म में रहती है, और बाकी को बैक्टीरिया धीरे धीरे अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर उतनी बराबर मात्रा भी डाली जाए तो भी उससे तो लगभग 2 गुना के करीब तो अवेलेबल उसी समय हो जाएगी। और अगर टोटल अवेलेबल होगी तो उस समय क्या होगा कि 22% हो जाएगी, तो 9 से 2.5 गुना हो गई आपकी। तो ऐसे है कि इसको अगर डाला जाएगा, दूसरा डीएपी का फास्फोरस दूसरों के साथ रिएक्ट करके फिक्स होगा,
ये नेचुरल फॉर्म होने की वजह से हमेशा अवेलेबल रहेगा, जब भी पौधे को चाहिए वो ले सकता है। उसमें कोई लिमिट नहीं लगेगी कि इतने दिन के बाद ये नहीं मिलेगा। और दूसरे भी तत्व इसके साथ हमें मिल जाते हैं, और इससे जिससे हम अपनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और इनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। एक रॉक फॉस्फेट को लेकर के मेरा प्रश्न है, आपने इसको केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी से जोड़ा है। बाजार में डीएपी की एक तो सप्लाई बराबर कई बार किसानों को नहीं मिल पाती, और भारत भी इसको बाहर से लेके आता है, देश के बाहर से, तो हमारी विदेशी मुद्रा का भार हमारे ऊपर बढ़ते जाता है। तो जो रॉक सॉइल है सोल का, क्या उसको डीएपी की जगह यूज़ कर सकते हैं? देखिए, उसमें आगे जैसे मैं सारी इसकी आपको बताऊंगा तो इसका सवाल, इसका भी जवाब मिल जाएगा। मैं साफ शब्दों में अगर बात करूं तो आपने रॉक फॉस्फेट डाल दिया डीएपी की जगह, लेकिन ये भी काम कैसे करेगा अगर वहाँ पे इसके साथ में सल्फर हो। जैसे अगर उसके साथ में जिप्सम ऐड करके डाला जाए और उसके अलावा वहाँ पे जैव रसायन का उपयोग किया जाए, ठीक है, और जो जीवाणु जल है वो दिया जाए, तो ये काम करेगा। अगर कोई किसान ये सोचे कि मैं डीएपी की जगह सिर्फ 100 किलो रॉक फॉस्फेट को डाल देता हूँ और उसके बाद अपनी बुआई कर देता हूँ और उन चीज़ों को ना चलाया जाए, तो ये शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके पीछे कैसे काम करेगा वो भी आगे अपने चर्चा में आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे लाल मिट्टी की हम बात करते हैं, डालना है, वो भी क्यों जरूरी, उसमें भी वही चीज़ है कि उसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड चाहिए। उसके बाद उसके अंदर आयरन है 28% तक, जिंक भी है, पोटास भी है, और लगभग सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से कुछ तत्व जैसे मोलिब्डेनम, क्रोमियम और ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर नहीं है, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी इसीलिए बहुत कम मात्रा में डलवाई जाती है क्योंकि जो तत्व उससे हमें चाहिए वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ज़रूरी उतना ही है जितना फास्फोरस। जितना ज़्यादा कोई कम मात्रा में चाहिए, उसकी कमी का नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे बोरोन है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन बोरोन अगर नहीं होगा तो आपका उत्पादन 100% प्रभावित हो सकता है, जो कि अगर फास्फोरस की कमी होगी तो आपका 20% 30% प्रभावित होगा। तो जितना छोटा तत्व होगा उसका जो ज़रूरत है वो उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर। तो अब इसके बाद बात आती है भूमि उपचार के अंदर कि मिट्टी डाली कौन सी जाए। तो जैसे जिप्सम की बात करें तो जिप्सम बहुत कैटेगरी का रहता है, जैसे सीमेंट ग्रेड, पीओपी ग्रेड, जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। हमें चाहिए कैल्शियम सल्फेट। तो उस जगह जहाँ पे एल्कलाइन सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेड का ही डले, जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड की भी मात्रा हो और जो कैल्शियम कार्बोनेट ना हो, वो कंडीशन हमें चाहिए होती है। अगर कोई गलत, ये सुनिश्चित होना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी किसान बोलेंगे हमने जिप्सम डाला लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया, या पहले लोग डालते थे और बीच में बंद हो गया, बोले कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिना हमारी मेहनत भी लग रही है, पैसा भी लग रहा है, बहुत सस्ता है लेकिन फिर भी मेहनत लगती है, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। उसका कारण ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए वही डाल रहे हैं हम। हमें सल्फेट फॉर्म पर कैल्शियम सल्फेट चाहिए, और वो भी एग्रीकल्चर ग्रेड का, जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड और ये चीज़ें मौजूद हो। ठीक है। उसके बाद बात आती है रॉक फॉस्फेट की। तो रॉक फॉस्फेट भी दो तरह का है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट हमें चाहिए, उसी का जो फास्फोरस है अवेलेबल हो पाएगा। अगर हार्ड रॉक की हम बात करें तो उसमें हो सकता है 40% तक भी फास्फोरस हो, लेकिन वो सिर्फ अगर सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो अवेलेबल हो सकता है, उसके सिवा बैक्टीरिया से नहीं हो सकता। तो अगर बैक्टीरिया करेंगे तो हो सकता है कि 50 या 60 साल में जाके अवेलेबल हो, 20 साल तक तो किसी सूरत में होगा नहीं। तो अगर वो डाला जाए तो उससे कॉम्पैक्शन बढ़ेगी और ऐसी दिक्कत होगी। सिलिकॉन ऑक्साइड हर चीज़ में होना ज़रूरी है जो भी हम नेचुरल खेती में यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए, और उसके बाद बात आती है सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट में भी 4% से 22% तक का खास रॉक फॉस्फेट आता है। तो जो मात्रा की हम बात कर रहे हैं वो 22% के हिसाब से कर रहे हैं। अगर कोई डाले 4% का और उतनी मात्रा में वो रिजल्ट चाहे तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो चीज़ आप ले रहे हो उसमें ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो। अगर आपको विश्वास है तो ही उसको यूज़ करें। उसके बाद लाल मिट्टी की बात आती है। तो लाल मिट्टी में भी यही चीज़ है कि सिलिकॉन ऑक्साइड और सॉफ्ट और हार्ड वाली कहानी है। कि सिलिकॉन ऑक्साइड वाली है
तो वो आपके लिए अच्छी है, और दूसरा कम से कम 25% से ऊपर का आयरन है तो इस मात्रा पे वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। नहीं तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। जितना डलेगा उतना आ सकता है, लेकिन जो हम आशा कर रहे हैं वो ना आए। और लेकिन जिप्सम का इससे टोटली अलग है कि अगर सीमेंट या पीओपी ग्रेड डल जाता है तो आपका नुकसान होगा फायदा होने की जगह। जमीन कॉम्पैक्ट हो जाएगी। जी, कॉम्पैक्ट नहीं, पीएच और ज़्यादा बढ़ेगा, जो दूसरे न्यूट्रिशन अवेलेबल हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हार्ड रॉक आपने मिट्टी में डाल दिया तो आपके कॉम्पैक्शन बढ़ेगी, वो आपके लिए सरदर्द बनेगा। इसलिए हमें जिस फॉर्म में चाहिए और जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी सुनिश्चित हो, वही हमने लेना है। और उसके अलावा जैसे बात आती है, आपने कहा मात्रा डालने की जो मात्रा है वो अलग अलग एरिया के हिसाब से जैसे रहता है। अगर हम बात करें क्या जिप्सम की, तो जो भी एल्कलाइन सॉइल है, आज के दिन जिस जगह पे भी केमिकल डल चुका है, एक बार भी डला हो या 2 बार डला हो, और जहाँ जुताई हो रही है उस जगह पे जिप्सम को डालना ही पड़ेगा हमें। उसका साधारण सा उदाहरण यह है कि कॉम्पैक्शन सब जगह पे आ रही है, जहाँ कॉम्पैक्शन आ रही है वहाँ हमें कैल्शियम को पूरा करना पड़ेगा, तो उसका सोर्स है जिप्सम। और अगर एसिडिक है तो लाइमस्टोन। तो यही अपने पास 2 सोर्स है नेचुरल में, तो उनको हमें डालना है। उसके बाद बात आती है जो रॉक फॉस्फेट की, उसको डालने के लिए कि हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस है या कमी है। तो हमने जितने भी लैब टेस्ट करवाए हैं फर्टाइल मिट्टियों के भी, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से, तो सभी जगह पे फास्फोरस डेफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है। पंजाब हरियाणा में थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन हम बात करें फसल की जितनी ज़रूरत है उतना तो फिर भी नहीं है। और जो काली मिट्टियाँ जहाँ हैं वहाँ फास्फोरस है ही नहीं। जो आप टेस्ट करवाते हैं उसमें अगर ऑप्टिमम या हाई आ रहा है तो उसकी वजह वो है, जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें एसिड्स यूज होते हैं, वो जब एसिड डलता है तो वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है, तो वो आपको हाई दिखा देता है, लेकिन वो माइक्रोब्स और वो उसको तोड़ नहीं सकते, एसिड आप मिट्टी में दे नहीं सकते। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, उसको जैसे करने के लिए उसके लिए टेस्ट भी थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। आजकल नई लैब आने लगी हैं, हो सकता है जिसमें अवेलेबल फॉर्म का जो बताता है वो सॉइल टेस्ट अगर आप कराएंगे तो आपको मात्रा पता चल जाएगी कि कितना आपके डेफिशिएंट है।